10 है विषय विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर 6 जैव प्रक्रम पोषण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। जितने भी जीवधारियों द्वारा किए गए प्रक्रियाएं होती है प्रोसेस, उनको जैव प्रक्रम कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मीन्स लाइफ के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम लाइफ प्रोसेस, जीवन। जैसे हम कैसे आखिर जान पाते हैं कि कौन सा जीवधारी जीव है और कौन सा निर्जीव है? कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसी के द्वारा हम पहचान करते हैं कि कौन सा जीवित है और कौन निर्जीव है, कौन सा जीव है और कौन निर्जीव है। तो जो भी निर्जीव होते हैं उनमें कोई भी प्रक्रम जैविक नहीं होता है। पहला प्रक्रम है पोषण, तो निर्जीवों में पोषण नहीं होता है, सजीवों में होता है। तो आज हम पहले जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे, फिर पोषण के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम क्या है? सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी मतलब जीवन धारण करने वाले। जीवधारी मतलब जीवन धारण करने वालों को हम जीवधारी कहते हैं। तो जीवधारियों को अपने आधारभूत आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकता मतलब उनको उनकी पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं तो नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। फिर उनके शरीर में वृद्धि होता रहता है, कोशिका विभाजन होता रहता है, और ऊर्जा को हमेशा नष्ट करते रहते हैं, नई ऊर्जा उनको उत्पन्न करनी होती है। तो ये सब आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ संश्लेषण और विखंड क्रियाएं होती हैं। संश्लेषण कौन सी क्रियाएं हैं? संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक, ये कौन कौन सी क्रियाएं होती है? ध्यान दीजिए। संश्लेषणात्मक, जब कुछ तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तो संश्लेषणात्मक है। विखंडनात्मक, कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे अवयव में टूटता है। कोई जीवधारी जब भोजन किया रहता है तो भोजन को यौगिक के रूप में किया जाता है। हमारा भोजन हमें मिलता है C6H12O6 के रूप में, जो कि ग्लूकोज है। ये बहुत बड़ा यौगिक है, ये कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है। अब ये बड़ा यौगिक है, जब शरीर में इसका पाचन हो जाता है, ये भोजन है, इसका पाचन जब होता है तो ये छोटे छोटे अवयवों में टूटता है। इसके टूटने पर मतलब ये जब ऑक्सीजन से मिलता है, हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और ये भोजन है, ये जब ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया हो जाती है तो ये बनाता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए ये छोटे छोटे अवयवों में टूट गया और ये बड़ा सा जटिल यौगिक। तो जब छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है तो इसी क्रिया को हम कहते हैं संश्लेषण, नहीं विखंडन। जब बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूटा है, केमिस्ट्री की परिभाषा याद कीजिए। जब कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे अवयवों में टूटेगा तो वो विखंडन है। तो इस क्रिया को हम विखंडनात्मक क्रिया कहते हैं। तो हमारे शरीर में ये विखंडन भी होता रहता है। हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन को ठोस या द्रव रूप में लेते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है। पाचन की क्रिया, पाचन किसे कहते हैं? पाचन की क्रिया में भोजन के जटिल अवयव सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जब जटिल अवयव सरल अवयव में टूट रहे हैं तो उसी को हम विखंडन कहेंगे। अब कुछ संश्लेषण हो जाता है, कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। और जैसे हमारे भोजन में उपस्थित जो कार्बन है वह हमारे श्वसन के ऑक्सीजन से मिल करके CO2 बना देता है, जिससे हम बाहर निकाल देते हैं श्वसन की क्रिया। तो ये देखिए छोटे छोटे तत्व मिल करके एक बड़ा यौगिक बना दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका संश्लेषणात्मक। तो इसी तरह से जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये बनाते हैं C6H12O6 और उसी को हम खाते हैं। तो देखिए ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, छोटे छोटे अवयवों को लेकर के इतना बड़ा यौगिक बना रहे हैं, तो ये संश्लेषणात्मक क्रिया कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बड़े यौगिक को अपने शरीर में लेकर के फिर छोटे छोटे यौगिक को तोड़ दे रहे हैं, तो हम इसका विखंडन कर दे रहे हैं। तो इस क्रिया को मतलब जितने भी जीवधारी हैं, ये सभी जीवधारियों के लिए दो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा उनके शरीर में कुछ संश्लेषण और कुछ विखंडन क्रियाएं होती रहती हैं। और जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो परिभाषा जब भी आप जैव प्रक्रम का लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे कि जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए कुछ संश्लेषणात्मक और कुछ विखंडनात्मक क्रियाएं करनी होती हैं, और इन्हीं क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। जीव में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, उपचयी और अपचयी। तो अभी भी मैंने बताया आपको कि उपचयी एनारोबिक रिएक्शन और अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शन। उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक, अभी मैंने बताया जो पेड़ पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल बना रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब छोटे छोटे सरल पदार्थों को लेकर के जटिल यौगिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बना ले रहे हैं, तो वो है उपचयी। और अपचयी जो हम लोग जटिल यौगिक अपने शरीर में ले रहे हैं भोजन के रूप में और उसे छोटे छोटे अवयवों में तोड़ दे रहे हैं, अपचयी। तो विकास की दृष्टि से मानव सबसे अधिक विकसित प्राणी है। हम मनुष्य, धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन सब में सबसे ज्यादा विकसित हम हैं, क्योंकि हमारा वर्चस्व है इस समय। और जब वो डायनासोर लोग धरती पर रहते थे जुरासिक कल्प में, तो उस समय उन्हीं लोगों का वर्चस्व था, जुरासिक लोग थे। लेकिन इस समय हम लोग मनुष्य ही सबसे ज्यादा विकसित प्राणी है, जिसके शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंग तंत्र होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा विकसित प्राणी मनुष्य है, और मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित अंग तंत्र होते हैं। पहला है आपका पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र है, ध्यान दीजिए। इसमें जैव प्रक्रम वाले में सबसे पहला स्टेप हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। उसके बाद है श्वसन तंत्र, सेकेंड है श्वसन तंत्र, फिर थर्ड है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और फिर अगला है आपका उत्सर्जन तंत्र, और सबसे लास्ट है जमन तंत्र। तो इतने सारे तंत्र मनुष्य के शरीर में, ये सारे तंत्र पाए जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी ले लीजिए। पाचन तंत्र क्या है? जो भोजन बाहर से ठोस, द्रव या किसी भी रूप में ग्रहण करते हैं, ये है इसको पचाने वाले तंत्र पाचन तंत्र कहलाते हैं। ये पाचन तंत्र करता क्या है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है हमारा पाचन तंत्र। अब इसके बाद सेकेंड है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या काम करता है? श्वसन तंत्र जो है पाचन तंत्र से ही संबंधित है। पाचन तंत्र अकेले ही हमारे भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ नहीं सकता, इसलिए इसको सहायता लेनी पड़ती है श्वसन तंत्र की। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाता है, जहां पर हमारे भोजन के
जटिल अणु जो है सरल अणु में टूट गए हैं। अब इन सरल अणु से हमें आवश्यक पदार्थ जैसे ऊर्जा निकालना है या जो भी विटामिन मिनरल्स है उनसे ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा को निकालने के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। जो सरल अणु मतलब पाचन तंत्र ने तो अपना काम कर दिया कि जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ दिया। अब उस भोजन से आप ऊर्जा कैसे निकाल पाएंगे? तो श्वसन तंत्र क्या करता है कि ऑक्सीजन को कोशिका में भेजता है, जिससे उस सरल मतलब बदले हुए सरल रूप वाले भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है और उससे ऊर्जा निकल जाती है। तो ये दोनों तंत्र एक दूसरे से इसी मामले में संबंधित है। फिर है परिसंचरण तंत्र, ये भी संबंधित है। परिसंचरण मतलब क्या होता है? परिसंचरण, संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना आना। हमारे शरीर में हमारा ब्लड, हमारा हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स ये सब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के अंग है। हमारा रुधिर ब्लड क्या काम करता है? परिसंचरण का। सभी वस्तुओं को शरीर में जो जटिल भोजन है उसको भी और जो सरल है उसको भी, ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को, जितने भी पदार्थ हैं सबको एक स्थान से यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए हमारा ब्लड हमेशा हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। अब ये दौड़ता कहाँ से कहाँ तक है? अब इसके दौड़ने को कंट्रोल कौन करता है? जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, किसी ट्रक में कोई माल लद गया और वो जगह जगह जाएगा, जहाँ जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ उतर जाएगा। उसको कंट्रोल कौन करता है? उसका ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर। तो उसी तरह से हमारा हार्ट हमारा ड्राइवर है ट्रक का यानी ब्लड का। हमारा हृदय निर्धारित करता है कि ब्लड को, कौन से ब्लड को किस दिशा में जाना है। यानी जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, और जो कि प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, इसको कहाँ से कहाँ तक जाना है ये निर्धारित करता है हमारा हार्ट। और हमारे ब्लड वेसल क्या होते हैं? ब्लड वेसल हमारे आर्टरीज और वेन्स होते हैं, धमनियाँ और शिराएं जिनमें हमारा ब्लड बहता है, वो नलियाँ, नसें। आप देखते होंगे जब कोई डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता होगा तो वो यहाँ पर पूरे नस कटोता है कहाँ नस है और उसी में इंजेक्शन फंसा देता है। यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल, अब होता क्या है, क्यों नस में इंजेक्शन लगाया जाता है? मान लीजिए कोई बीमारी है, बुखार है या कोई भी हमको दिक्कत हो गई है और हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना है तो वो करेगा क्या कि हमारी नस को पहले टटोलेगा। वो नस जो सीधे हमारे हार्ट को जाएगी और हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगी ब्लड, तो वो क्या करेगा, इंजेक्शन को यहाँ जैसे ही भरेगा उस नली में, तो वो जो मेडिसिन है उसमें भरा हुआ जो दवा है वो सीधे हमारे हार्ट में आता है और फिर बाहर हमारे शरीर के पूरे शरीर में फैल जाता है तुरंत। तो यही ब्लड वेसल होते हैं जो हमारे ब्लड को बहने के लिए रास्ता देते हैं। ब्लड कहाँ कहाँ बहेगा? हमारा हार्ट उसे हमेशा पंप करता रहता है, गति देता रहता है, भाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको, ज़्यादा आता रहेगा। तो ये हमारा हार्ट जो है हमारे ब्लड को पंप करता है। ये सारे परिसंचरण तंत्र हैं। तो मान लीजिए ऑक्सीजन आपने हवा से सांस लिया, ऑक्सीजन आपके फेफड़े में छन गया, अब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाता है और ब्लड उस पूरे ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब मान लीजिए अभी भोजन पचा, भोजन पच गया और पच के वो जटिल से सरल अवयव में बदल गया और हमारी छोटी आंत में सोख लिया गया। अब सोखा हुआ भोजन पूरे कोशिकाओं तक कौन पहुंचाएगा? हमारा परिसंचरण तंत्र जो कि ब्लड है। तो हमारे ब्लड में हमारा पचा हुआ भोजन भी रहता है, वो ऑक्सीजन भी रहता है जो हमने सांस में लिया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो हमने छोड़ा, हमें छोड़ना है। सभी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसको हमारा ब्लड जो ब्लड है वो लेकर के हमारे फेफड़ों तक लाता है। तो ब्लड ही है हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो हमारा ब्लड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है।
तो ये ब्लड आते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पदार्थों को लेकर जाना वाला। अगला है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी अब देखिए ये जो भी चीजें भी हो रही है, जो भी क्रियाएं, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, परिसंचरण हुआ, इन चीजों में जो भोजन पच गया, ऊर्जा निकल गई, तो कुछ हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं। जैसे यूरिया बन जाता है, अमोनिया बन जाता है, अमोनिया और यूरिया बन जाते हैं। ये हानिकारक पदार्थ है, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले। तो होगा क्या, इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए कुछ तंत्र पाए जाते हैं जो उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। अब इस उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से हम अपने शरीर के खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। कभी हमको पसीना भी, जैसे गर्मी का मौसम में पसीना भी आ रहा है, तो पसीना निकल रहा है, कुछ खराब पदार्थ पसीने से बाहर आ जा रहा है, वो भी उत्सर्जन तंत्र का हो गया, पसीना भी। अब अगला है जनन तंत्र। जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वह तंत्र जिसकी सहायता से सभी जीव जनन करते हैं। जनन मतलब अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहा जाता है। तो उसके लिए कुछ तंत्र विकसित होते हैं और उन्हीं तंत्रों की सहायता से अपने ही जैसे संतान उत्पन्न किया जाता है। इस क्रिया को हम जनन कहते हैं, और जो तंत्र विकसित है उन्हीं को हम जनन तंत्र कहते हैं। अब आज के लिए इतना ही, बाकी इनके बारे में अगले दिन से हम आपको और विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे।